Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute. क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है ग्रेविटेशन। ये हमारे लेक्चर सीरीज का तीसरा चैप्टर है ना। 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखा है। पिछले दूसरे चैप्टर में हमने ये स्टडी किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को के स्टेट को चेंज करने के पीछे का कारण फोर्स होता है, यानी फोर्स ही मेन कारण है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट को डिसाइड करने के लिए। यस सर, ये पता है सर। तो यहाँ ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन की शुरुआत जो होती है वो होता है न्यूटन के ऊपर एप्पल्स के गिरने की वजह से। सबसे पहली चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी चीजें ऊपर अगर हम फेंकते हैं या ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो जमीन की तरफ आ जाता है, यानी अर्थ पे गिर जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश किया और फिर सारे ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश न्यूटन करने लगे। तो पता चला कि इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण फोर्स ही है, जो कि अर्थ और वो सारे मास प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स प्रोड्यूस करता है जिसके पास मास होते हैं उन सबके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और उसकी वजह से वो फोर्स लगा पाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे। यस, तो यहाँ पे एक सवाल तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक पुल फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि मून क्यों नहीं अर्थ के ऊपर आके गिर जा रहा है, मून यहाँ पे क्यों नहीं गिर जा रहा है? तो फिर यहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने से पहले, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने से पहले ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा या फिर सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे या फिर पैराबोलिक पाथ पे मूव करेंगे, वो डिपेंड करता है फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल के ऊपर। यानी यदि फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है, 0 डिग्री या 180 डिग्री है, यानी कि पैरेलल या एंटी पैरेलल है, इस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा उसका मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। फोर्स कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है सर। दूसरी चीज है, अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, कितना? 90 डिग्री। इस केस में जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा वो सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे। लेकिन 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा अगर एंगल है, 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा एंगल है, यानी एक्यूट एंगल है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में अगर एक्यूट एंगल वाला रिलेशन है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक होंगे। ऐसा है ना, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी और फोर्स के बीच के एंगल के ऊपर। तो अगर देखा जाए, जब हम कोई पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर? नीचे लग रही है, क्योंकि सारी चीजें नीचे आ रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली नीचे है उसका डायरेक्शन। ठीक है। और कोई चीजों को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर और पुल का डायरेक्शन, ग्रेविटी का मतलब अर्थ का पुल का डायरेक्शन नीचे और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर। तो दोनों के बीच में कितना एंगल? 180, यानी दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है ना, ऊपर और नीचे, तो दोनों 180 डिग्री। इसलिए कहा जाता है कि जो चीजें ऊपर जाती है वो वापस, है ना, स्ट्रेट लाइन में ही वापस आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में ही वापस आ जाते हैं। ऊपर भी स्ट्रेट लाइन में जाते हैं और वापस भी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। या कोई हम पत्थर को ऊपर से ड्रॉप करते हैं या बॉल को ड्रॉप करते हैं, वो सीधे सीधे आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना है? वेलोसिटी और पुल के बीच में। ऊपर से जब कोई चीजों को हम फेंकते हैं या ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट का और पुल का डायरेक्शन सेम हो जाता है, यानी पुल का डायरेक्शन भी नीचे, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन नीचे, दोनों एक ही साथ लग रहा है, यानी दोनों चीजों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। ऐसे केस को पैरेलल कहा जाता है ना, दोनों पैरेलल है। तो इस केस में भी मोशन कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। यस सर। हाँ, तो यहां से ये चीजें समझ में आ गया कि एप्पल टूटने के बाद सीधे सीधे जमीन पे क्यों गिरा, है ना, क्योंकि भाई जमीन जो फोर्स लगा रही है और एप्पल की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, वो सीधे सीधे यहाँ जमीन पे आ गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि मून जो है वो रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मून के पास जो वेलोसिटी है और अर्थ जिस फोर्स से उसे पुल कर रहा है, उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से मून जो है अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वो अर्थ की तरफ नहीं आ रहे। तो रीजन क्लियर हो गया होगा कि मून जो है अर्थ की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट, अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं मून को, तो वो क्यों नहीं आ जा रहा है?
क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी और अर्थ के पुल जो फोर्स लगा रहे हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहे हो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में, वो सर्कुलर मोशन करता है ना। सर्कुलर मोशन करने का मतलब होता है कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हमने बताया था कि फोर्स केवल स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को ही चेंज नहीं करता बल्कि डायरेक्शन को भी चेंज करता है। यानी कि अभी जो ग्रेविटी मून के ऊपर जो अर्थ जो मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स मून को सर्कुलर मोशन में रखने का वजह बन रहा है, सर्कुलर मोशन में रख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो आइए चलिए समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहली चीज है हमें इंट्रोडक्शन, हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन और ग्रेविटी की शुरुआत कैसे हुआ। एक एप्पल को गिरने से तो नहीं हुआ होगा, लेकिन किताबों में लिख दिया एनसीईआरटी में कि कहा जाता है कि एप्पल के गिरने से हुआ। खैर चलिए, दूसरा हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दो टॉपिक आज हमें देखने हैं, है ना, ये दो टॉपिक देखने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको समझाया कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किस तरह का पाथ लेगा, दैट डिपेंड्स ऑन एंगल। तो सबसे पहले यही चीजें लिख लीजिए। इफ थीटा यानी एंगल, है ना, एंगल थीटा नहीं एंगल, इफ एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, if angle is 0 degree or 180 degree between force and velocity, force and velocity, then object motion of object in straight line। इस केस में मोशन कैसा होगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, पहली चीज है। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ एंगल इज 90 डिग्री between force and velocity, in that case motion of object is circular, object is circular, motion of object is circular। यस सर, ठीक है, ये चीजें नोट डाउन करिए सबसे पहले। ठीक है, ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। एक और पॉइंट लिख लीजिए, अगर 0 डिग्री एंगल नहीं है, ना 180 डिग्री है, ना 90 डिग्री है, 0 और 90 के बीच में एंगल है, इफ, है ना, इफ एंगल इज बिटवीन, एंगल इज एक्यूट, ऐसा लिख लीजिए। एक्यूट आपको पता है ना, एक्यूट क्या होता है, यानी ऐसा एंगल जो कि यहां पे लिख देते हैं, एंगल जो कि 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है ना, 90 से छोटा, 0 से बड़ा। इफ एंगल इज एक्यूट then motion is parabolic, motion is parabolic, parabolic। ये कैसा होता है सर? पैराबोलिक मोशन ऐसा होता है कि जब आप अपने दोस्त को, है ना, आप यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, आप यहाँ से बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, जब बॉल फेंकते हो तो बॉल ऐसे ही आता है ना, दिस पाथ इज पैराबोला, ये पैराबोला है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ है। ओके, इतना पहले लिख डालिए, है ना, इतना पहले लिख डालो आप, ये नोट डाउन कर लो। यहां से हम ग्रेविटी के बारे में समझते हैं। उसके बाद ये पहले लिख डालिए कि कैसा पाथ होगा, है ना, मोशन का कौन सा पाथ लेगा, पार्टिकल को डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में किस तरह का एंगल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। तो ग्रेविटी का शुरुआत जो हुआ, ऐसा कहा जाता है न्यूटन ने ही शुरुआत तो किया है, लेकिन एप्पल्स के गिरने की वजह से वजह दिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। चलिए, अब हम समझते हैं सबसे पहली चीज है कि मैंने ये बताया कि मान लीजिए ये अर्थ है, क्या है ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे मून है, ठीक, मून का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, मून की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, लेकिन अर्थ जो है मून को किधर खींच रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में, यानी पुल ऐसे कर रहे होंगे, है ना, पुल इज अ फोर्स, पुल एक फोर्स है, तो ये नीचे के डायरेक्शन में।
तो ये क्या, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। पुल यानी फोर्स के बीच में और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो ये डायरेक्शन वेलोसिटी का, ये पुल का यानी फोर्स का, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो 100% ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेंगे, है ना। मान लो कभी मून यहाँ पे होता, कभी मून मान लीजिए यहाँ पे होते, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये और पुल का डायरेक्शन ये, पुल का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, अर्थ ऊपर है ना यहाँ से, तो पुल अपनी तरफ अर्थ करता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पे आएगा मून, मून की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, पुल का डायरेक्शन ये, पुल का डायरेक्शन ये। कभी यहाँ भी आया होगा मून, पुल इधर हो रहा होगा, अर्थ की तरफ पुल अर्थ कर रहे हैं, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये पुल का डायरेक्शन, अगर आप गौर करो, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो पुल हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा है ना, हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा है। और जो पुल करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, वो टुवर्ड द सेंटर, डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर। और ऐसा फोर्स जो कि टुवर्ड द सेंटर लगते हैं, ऐसा फोर्स जो कि टुवर्ड द सेंटर लगते हैं, इस तरह के फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इधर लिखा दे रहे हैं क्योंकि इसमें और चीजें समझाना है। सेंट्रीपिटल फोर्स लिखिए पहले, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नोट डाउन करो जरा। इट एक्ट टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, इट एक्ट टुवर्ड द सेंटर। यह सेंटर के अलोंग लगता है, सेंटर की तरफ। देखो पुल किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। ये भी पुल किधर कर रहे हैं, अर्थ इसको। यहाँ पे जब मून था तो सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, यहाँ पे जब मून है तो सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, यहाँ पे जब मून है तो भी सेंटर की तरफ खींच रहे हैं। ये सेंटर की तरफ खींच रहे हैं ना, अलोंग द रेडियस। फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग द रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स कहलाता है। यानी सेंटर सीकिंग फोर्स का मतलब सेंटर की तरफ उसका झुकाव होता है हमेशा। सेंटर को चाहता है कि सेंटर की तरफ हम जाए, है ना, ऑब्जेक्ट को लेके किधर जाए, सेंटर की तरफ जाए। अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे एक्ट होता है, इट एक्ट टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, एंड अलोंग द रेडियस। ये भी लिख दीजिए, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। हाँ सर, क्लियर हो गया, है ना। रेडियस के अलोंग फोर्स लगता है, टुवर्ड द सेंटर लगते हैं, ये याद रखिए। दूसरी चीज है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ये क्या बोल दिए सर, हाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही, मतलब इस तरह का फोर्स जनरेट होना चाहिए, यानी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 डिग्री, और वो फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगे, तो जाके ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल कहते हैं। यानी अभी जो पुल फोर्स लग रहा है, ये पुल फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ। जो पुल फोर्स अर्थ लगा रहे हैं, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को ग्रेविटी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यही ग्रेविटेशनल फोर्स अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ना। वो सारे फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है ना, और फिर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन फॉलो करता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, ठीक। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इतना नोट डाउन कर लीजिए। पाथ कैसा फॉलो करेगा, कब करेगा, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल क्या है, वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल क्या है, ठीक है। अभी 90 डिग्री है, फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स सर्कुलर मोशन करवाएगा वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, बात खत्म। जो भी फोर्स दुनिया का सर्कुलर मोशन किसी ऑब्जेक्ट को करवा रहा है वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, बात खत्म, ठीक। इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रेविटी का फोर्स ही यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ग्रेविटी। अच्छा, सन के अबाउट सारे प्लैनेट जो चक्कर काट रहे हैं, सन के अबाउट सारे के सारे प्लैनेट जो चक्कर काट रहे हैं, है ना, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, सन के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो सारे प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पुल कर रहे हैं, है ना। दैट पुल जो सन लगा रहे हैं, वो पुल उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। मान लो कोई रस्सी में या स्ट्रिंग में हमने किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया और उसे मैंने घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब जो घूम रहा है वो टेंशन फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, वही टेंशन फोर्स जो होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स है ना, वो उन्हीं में से कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही चीजें घूमती हैं, बस इतना याद रखिए, खत्म कहानी।
अब आइए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेकंड टॉपिक है हमारा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या होता है? न्यूटन्स कह रहे हैं इसमें, न्यूटन्स कहते हैं इस लॉ में कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है ना। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स जो होता है जिस दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहे हैं, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस या सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखिए पहले, है ना, फिर समझाते हैं और अच्छे से। एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attract every other object which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, and force act along the direction line joining the two bodies, two mass या bodies लिख दो। क्या हमने ऑब्जेक्ट यूज किया? ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है इस लॉ में? ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया है। इसमें न्यूटन कहते हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, अट्रैक्ट यानी फोर्स लगाते हैं एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पे। मान लो मैं हूं, मैं इस कैमरे पे फोर्स लगा रहा हूं, आप हो, आप अपनी कॉपी टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पेन पे फोर्स लगा रहे हैं, और पेन भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, कॉपी भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, टेबल भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, न्यूटन का ऐसा कहना है। और वो फोर्स जो होगा, और वो फोर्स बोला गया है कि मान लीजिए आप हो, आपका मास m1 है, ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपका मास m1, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए टेबल, उसका मास m2 है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना, दैट डिस्टेंस इज, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में सेपरेशन d है। दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, एक का मास m1 मैंने मान लिया, दूसरा m2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है d। और हमेशा डिस्टेंस जो लिया जाता है सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, सेंटर टू सेंटर लिए जाते हैं, ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गया। और ये न्यूटन कहना चाहता है कि ये जो फोर्स होता है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, और मास 2 जो m1 के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स कैसा होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, आगे इन्होंने बताया है कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इन दोनों का मास कितना है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे फोर्स। इक्वेशन 1 इसे मान लीजिए। और सेकंड बताया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, यानी जितना दूर दो मास होगा उतना कम फोर्स लगेंगे, है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स कम होते जाएंगे, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसका स्क्वायर का इनवर्सली होता है। इनवर्सली का मतलब अपॉन में, 1 अपॉन, है ना, समथिंग जो भी बोला है उसका, ठीक। इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इतना पहले आप नोट डाउन करो, है ना, इतना पहले नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन करिए, है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए अब समझिए बातों को। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन क्या कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स जो होंगे दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्ट करेंगे। दूसरी चीज है, फोर्स जो एक्ट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका इनवर्सली लगेगा। उसका कैसा लगेगा? इनवर्सली लगेगा, वो भी स्क्वायर का, है ना। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे, है ना, कंबाइनिंग बोथ दिस इक्वेशन, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन
जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे हमें क्या मिलेगा, हम ऐसे बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यही तो मतलब हो गया। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ऐसे लिखूंगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यही चीजें यहाँ भी है, हमने इसे कंबाइन कर दिया। और आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो एक कांस्टेंट जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कांस्टेंट। यहां से जब डायरेक्टली हटाएंगे इक्वल टू में चेंज करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ये लिख दीजिए। ये आ गया आपका फोर्स का फॉर्मूला। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। जी यहाँ पे क्या है, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है इसे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहे जाते हैं इसे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी ये जी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। ये जी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं, चेंज नहीं होंगे। ये अर्थ के लिए भी, मून के लिए भी, सन के लिए भी, जितने भी प्लैनेट सबके लिए जी सेम होते हैं, ये कैपिटल जी। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जो हर जगह फॉलो होते हैं, ये चेंज नहीं होता। इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहां से ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। m1 m2 इज द मास ऑफ टू बॉडीज जिसमें फोर्स लग रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे रखा हुआ है का स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे हम समझाते हैं, है ना। और चल हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। फॉर्मूला क्या ड्राइव किया हमने, अब आपको याद रखना है हमेशा ये फॉर्मूला कि अगर कभी दो मास है हमारे पास, एक है m1 दूसरा है m2, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लो d नहीं दे के r दे देता तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता, फोर्स का फॉर्मूला हो जाता g मास ऑफ बोथ द बॉडी जिसके बीच में हम देख रहे हैं अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अभी r है तो r का स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। g यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है अपॉन केजी का स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। जी की यूनिट ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अगले क्लास में देखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर कैसे आता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।